MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो गया है महाभारत का। दर्शकों, एक एक करके आज आपके टीवी स्क्रीन पर मैं सबसे पहले 3 तस्वीरें दिखाऊंगी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए और सबसे पहले मुंबई पुणे एक्सप्रेस के वे के पास सड़क हादसा हुआ, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए केंद्रित। आपको बता दूं, इस हादसे की चपेट में 25 से ज्यादा गाड़ियां आ गई। उसके बाद वहां का क्या मंजर था दिखाऊंगी, आज पूरी खबर आपको बताऊंगी। लेकिन आप देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव चरम पर है। सीमा पर तैनात सेनाएं गोलियों की आहट। क्या एशिया में युद्ध की पटकथा तैयार हो रही है? बड़ा सवाल है। और क्या ट्रंप का अल्टीमेटम सिर्फ एक शब्द है या फिर से शक्ति प्रदर्शन की एक नई रणनीति है? यह भी विस्तार से मैं आपको समझाऊंगी। और अब तीसरी तस्वीर आप देखिए। किसने सोचा होगा आस्था और जयकारे की पुकार मौत की चीख पुकार में बदल जाएगी? लेकिन आज हरिद्वार में जो हादसा हुआ उससे कई सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर कौन है जिम्मेदार। आपको मैं दिखाऊंगी सब कुछ, लेकिन दर्शकों सबसे पहले हम एक एक करके अब तस्वीरों को समझेंगे। और मैं आपको जो खबर बताने जा रही हूं वो खबर मैं आपको बताऊंगी, विस्तार से समझाऊंगी कि आखिर हरिद्वार में हुआ ये सब कैसे, कौन जिम्मेदार है। बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार में भगदड़ मामले में जांच के आदेश। डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 15 दिन के भीतर सौंपनी होगी हादसे की वजह की रिपोर्ट। ये बताना होगा कि आखिर ये अफवाह अगर फैली तो फैली कैसे, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। डीएम ने यानी कि जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। मनसा देवी भगदड़ मामले में जांच के आदेश। जब आज सुबह दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु और भक्त पहुंचते हैं और अचानक से खबर फैलाई जाती है कि सीढ़ियों पर करंट आ गया है। और उस खबर के बाद से लगातार भगदड़ मच जाती है, एक दूसरे के ऊपर भीड़ गिरने लगती है। क्योंकि यहाँ पर संकरी जो गलियां हैं, संकरी एकदम रास्ते के तहत, उस रास्ते को पार करते हुए ऊपर माता के दरबार में जाते हैं, जो कि पहाड़ी पर ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है। आपको बता दूं, आज रोपवे के पास भी जबरदस्त भीड़ थी और उसके बाद सीढ़ियों पर भी भीड़ थी। संकरी गली से जो रास्ता जा रहा है वो भी प्रशासन ने खोल दिया था, क्योंकि कांवड़ यात्रा की वजह से कई दिनों से वो रास्ता बंद था। और आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। श्रद्धालुओं ने सोचा दर्शन करने चलते हैं, लेकिन अचानक से भगदड़ मच जाती है क्योंकि एक अफवाह फैलाई जाती है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वही 6 लोग हैं जिनकी दर्दनाक मौत हुई है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इस हादसे के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ है कि श्रद्धालु आएंगे और इस तरह की खबर फैलाई जाएगी, ये बोला जाएगा कि करंट फैल रहा है ताकि भगदड़ मचे? ये सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आपको बता दूं, 15 से ज्यादा लोग घायल हैं, 6 लोगों की मौत हो गई। और इस हादसे के बाद पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। सावन की सुबह थी, मौसम में भीगी हुई भक्ति थी और हर कदम मां मनसा के दरबार की ओर बढ़ रहा था। मंदिर की सीढ़ियों पर लोग चढ़ रहे थे, किसी के हाथ में नारियल, किसी की आंखों में भक्ति के आंसू और किसी की गोद में उनका बच्चा। भक्त जयकारों के साथ सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक कहीं से आवाज आती है कि सीढ़ियों पर करंट फैल गया है, भागो, जान बचाओ। फिर क्या था, सुनते ही सब इधर उधर भागने लगे। इस भागदौड़ में माँ बाप का अपने बच्चों से हाथ छूटने लगा तो कुछ खुद जमीन पर गिर पड़े। इधर एक माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में खुद भीड़ में दब गई। बच्चे की चीख सुनाई दे रही थी, मम्मा मम्मा, लेकिन भीड़ इतनी थी कि उस आवाज को हवा भी नहीं छू सकी। लेकिन एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, हाथ पैर पटकते हुए भाग रहे थे, चप्पल पैर से उतर रही थी। कोई अपनों से अलग हो रहा था तो किसी की सांसें थम गई। मंदिर की सीढ़ियों पर श्रद्धा की जगह अब डर और चीखें थी। दरअसल मनसा देवी मंदिर पहाड़ पर स्थित है। कांवड़ यात्रा के कारण बंद हुए रास्ते भी खुल गए थे। इस वजह से मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो गया।
रविवार को मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। पहाड़ पर ऊंचाई पर स्थित मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को संकरी मार्ग से जाना पड़ता है। सीढ़ियां भी छोटी हैं, जिसकी भयावह तस्वीरें आप समझिए। लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, हर कोई जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हादसे के वक्त की इन तस्वीरों को देखकर रूह कांप जाएगी। मां घबराई, लड़खड़ाई, गिर पड़ी, बच्चा रो रहा था, उसका नन्हा चेहरा सीढ़ियों से रगड़ खा रहा था। आसपास लोग दौड़ रहे थे, किसी के पैरों के नीचे वह मासूम आ सकता था, मगर मां जमीन पर घिसकते हुए अपने हाथों से उसे खींच लाई, जैसे अपने जिगर को मौत से खींच लाई हो। उसकी आंखें अब भीगी थी, बस शुक्र था कि बच्चा उसकी बाहों में था। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के कुछ देर बाद पुलिस और बचाव दल पहुंचे, तो सिर्फ बिखरी हुई चप्पलें, टूटी चूड़ियां और सिसकते लोग थे। 5 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल थे। तस्वीर आप हरिद्वार के अस्पताल की बाहर की तमाम तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। घायलों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। आज सुबह लगभग 9:15 बजे मनसा देवी पैदल मार्ग पर हादसा हुआ है। दुखद है, 6 लोगों की इस हादसे में भगदड़ में मौत हो गई और घायलों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। एक व्यक्ति की गलती के कारण ये सारा मामला हुआ है। कोई इसमें वो अफवाह वगैरह नहीं थी। एक लड़के ने गलत तरह की सड़क टाप रहे थे, वो छत वगैरह थी, जो दीवार थी, वो टापने के अंदर उन्होंने तार पकड़ा, तब जाके वो सारी चीज़ें घटनाक्रम हुई है। मतलब एक व्यक्ति की गलती के कारण इतना बड़ा हादसा सबको झेलना पड़ा और तुरंत वहाँ स्थानीय लोग, हम सब लोग पहुँच के और वहाँ पर घायलों को जिस प्रकार से उठाया और तुरंत पहुँचा वहाँ पर, क्योंकि वो जो दीवार थी वो दीवार मंदिर से दूर थी। रास्ते पे कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, रास्ते से अलग उसने दूसरा दीवार बांध के कूदने का प्रयास किया, जिस कारण ये सारी परिस्थिति बनी। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, तो हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगदड़ मामले के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। बोले, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि किसी ने करंट लगने की अफवाह फैलाई, जिससे भगदड़ मची। 15 लोगों की हालत गंभीर, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। 15 के लोग घायल हैं, कुछ सीरियस हैं जिनको हमने रेफर किया है। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है, उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है, क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। इस दर्दनाक हादसे के बाद कुछ परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया, तो किसी ने अपने माँ बाप। लेकिन इन सब के बीच हादसे के वक्त वहां मौजूद चश्मदीदों ने तो जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। हुआ था भैया यहाँ पे वाले खम्भे वो नहीं ऊपर वाले में, ऊपर वाले खम्भे में जो ये ऊपर है, ऊपर वाले बड़े इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? बस कुछ ही बोले। जो ये खंभा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा? जी ऊपर वाला क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी, चिंगारी मार रहा था ये, बहुत तगड़ा चिंगारी मार रहा था। किसने सोचा होगा आस्था और जयकारे की ये पुकार मौत की चीख पुकार में बदल जाएगी। लेकिन आज हादसा हुआ, उससे कई सवाल जरूर उठेंगे। आखिर कौन था वो जिसने इतनी भीड़ में करंट फैलाने की अफवाह उड़ाई? कौन था वो जिसे लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं पता? या किसी ने जानबूझकर करंट की अफवाह फैलाई? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? इन सब सवालों के जांच के लिए टीम का गठन हो गया है। मरने वाले वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन साजिश या अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली खबर में आपको बताती हूँ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हाईवे पर हड़कंप मचा दिया। हाईवे पर चलने वाले लोग जरा ध्यान से इस खबर को देखें। एक कंटेनर ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद शुरू हुई टक्करों की ये चेन रिएक्शन देखते ही देखते एक भयावह दुर्घटना में बदल गई। ये हादसा कितना भीषण था, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6
आप बस गिनते जाइए, गिनती बढ़ती जाएगी, लेकिन हादसे की शिकार गाड़ियां खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। शनिवार को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास ये हादसा हुआ, जिसकी चपेट में 25 से ज्यादा गाड़ियां आ गई। गाड़ियां एक दूसरे से ऐसे टकराई कि उनके परखच्चे उड़ गए। कई गाड़ियों को तो पहचानना मुश्किल हो गया कि ये किस मॉडल की कार है। किसी का इंजन चकनाचूर हो गया, तो किसी की बोनट उखड़ गई, किसी का दरवाजा टूट गया, तो किसी का पहिया निकल गया। और ये सब हुआ एक कंटेनर ट्रक की वजह से। हाईवे पर तेज दौड़ रहे इस ट्रक का अचानक से ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल की वजह से ट्रक सामने के ट्रक से टकराकर अचानक रुक गया, जिससे उसके पीछे चल रही गाड़ियां एक एक कर आपस में टकराती गई और हाईवे पर गाड़ियों की टक्कर का काफिला लग गया। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे में 20 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताती हूँ कि जलती प्लेन से कैसे लोगों ने अपनी जिंदगी को बचाया। देखिए, जब से अहमदाबाद प्लेन हादसा हुआ है, तब से मानो प्लेन हादसों की खबरें आम हो गई हैं। आम जनता अब हवाई जहाज में बैठने तक से डर रही है, और डरे भी क्यों ना, क्योंकि आए दिन प्लेन हादसों ने लोगों के दिलों में सिहरन जो पैदा कर दी है। ताजा मामला अमेरिका का है, जहां विमान के लैंडिंग गियर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यात्री विमान छोड़कर विमान से उतरकर भागते हुए नजर आए। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए और लोगों की गिनती करिए। देखिए, 8वां 7वां शख्स जो है, 6ठा यहाँ से महिला निकल रही, 9वां ये फिसलते हुए निकल रहे हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप विमान में जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि इमरजेंसी विमान से कैसे आपको इवैक्यूएट करना है। और इवैक्यूएट देखिए कैसे फिसलते हुए जा रहे हैं। एक पुरुष अपने बच्चे को गोद में लेता हुआ, फिर वो 12वां। यहाँ पर ही 12 लोग तो हमने आपको गिनवा दिया, और ऐसे ही लोग लगातार। इसमें मैं आपको बता दूं, 173 यात्री थे और उसके बाद 6 क्रू मेंबर्स थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसे ही बचाया। एक रिपोर्ट में आपको दिखा दूं। ये अफरा तफरी, ये भागते लोग, ये आग की लपटें, ये सब उस वक्त हुआ जब अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट AA3023 के लैंडिंग गियर में अचानक आग भड़क उठी। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान मियामी के लिए टेक ऑफ करने वाला था, तभी रनवे पर यह हादसा हो गया। आग की लपटों और धुएं के बीच हवाई जहाज को तुरंत रोक दिया गया और सभी 173 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी स्लाइड्स के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। जैसे ही ये लोग प्लेन से बाहर आ रहे हैं, एक बार गौर से इनके चेहरों को देखिए। एक हैरानी, एक परेशानी और एक गुस्सा नजर आ रहा है। लोगों के चेहरे के हाव भाव देखकर मानो लग रहा है कि इनको अपने इस जन्म के पाप पुण्य सब याद आ गए हों। लोगों के जहन से अहमदाबाद का वो हादसा अभी तक उतरा भी नहीं था, लेकिन अब इस हादसे ने लोगों को और सकते में डाल दिया है। गनीमत ये रही कि हादसे के कुछ ही वक्त में इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया और एक बड़े हादसे से पहले ही इसे रोक लिया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये बोइंग कंपनी का ही प्लेन है और 12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन हादसे में भी बोइंग कंपनी का ही प्लेन था। अहमदाबाद हादसे में एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर था, तो वहीं डेनवर में हुए हादसे में अमेरिकन एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स 8 विमान था। यानी दोनों ही घटनाओं में बोइंग कंपनी का ही प्लेन इस्तेमाल में लिया गया था। चूंकि डेनवर में हुए हादसे को पहले ही भांप लिया गया था और किसी बड़े हादसे से पहले ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया था और सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान एक यात्री को हल्की चोटें आई हैं। ये घटना भले ही डरावनी थी, लेकिन डेनवर एयरपोर्ट के मजबूत इमरजेंसी सिस्टम ने इसे त्रासदी में बदलने से रोक दिया। हवाई यात्रा के सुरक्षा मानकों की ताकत एक बार फिर साबित हुई, लेकिन FAA मामले की गहनता से जांच कर रहा है। अब देखना होगा कि इस घटना की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि इस हादसे ने बोइंग की सुरक्षा पर फिर से सवालिया निशान खड़े जरूर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताती हूँ कि थाईलैंड कंबोडिया जंग के बीच ट्रंप ने क्या अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है
उन्होंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से फोन पर बात की है और युद्ध रोकने की अपील की है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर युद्ध जारी रहा तो अमेरिका इन दोनों देशों के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भीषण जंग चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया में ये युद्ध का नया वॉर फ्रंट खुल गया है। रूस और यूक्रेन में तो जंग करीब 3 साल से चल रही है। और अब एक के बाद एक जंग के नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। पहले इजराइल और गाजा के बीच में जंग छिड़ी, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। इजराइल और यमन के बीच भी रुक रुक के हमले हो रहे हैं और अब कंबोडिया और थाईलैंड में भीषण जंग चल रही है। दिन हो या रात, कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर जमकर गोले बरस रहे हैं। कंबोडिया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार थाईलैंड पर रॉकेट बरसा रहा है। हर तरफ अफरा तफरी मची है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध भीषण रूप ले रहा है। युद्ध के चौथे दिन दोनों ओर से हमले तेज हो गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया फोर्सेस की ओर से एक दूसरे पर रॉकेटों से हमले किए जा रहे हैं। थाईलैंड आर्मी की ओर से जारी बयान में बताया गया है उसके सुरीन, उबोन, रत्वथानी प्रांतों में कंबोडिया की ओर से आर्टिलरी और रूस में बनी BM-21 रॉकेटों से हमले किए गए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस हमले में थाईलैंड में 19 जबकि कंबोडिया में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि दोनों देशों में सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस में बनी BM-21 ने थाईलैंड में काफी नुकसान पहुंचाया। कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें कंबोडियाई सैनिकों को 25 जुलाई को एक सड़क पर रूसी BM-21 ले जाते देखा गया। इतना ही नहीं, कंबोडिया ने थाईलैंड पर RM-17 मल्टीपल लॉन्च सिस्टम से हमला किया है। कंबोडिया ने थाईलैंड में तबाही मचाकर रख दी है। जंग के पहले दिन जब थाईलैंड में F-16 लड़ाकू विमानों को जंग में उतारा तो लगा कि थाईलैंड के आगे कंबोडिया टिक नहीं पाएगा, लेकिन कंबोडिया ने 24 घंटे में ही अपनी युद्ध नीति से थाईलैंड को हक्का बक्का कर दिया। वहीं बॉर्डर के आसपास के रिहायशी इलाकों से लगभग 1,30,000 लोगों को विस्थापित किया गया है और वॉर जोन से दूर सुरक्षित कैंपों की ओर भेजा गया है। इस युद्ध में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो चुकी है। इस बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए ट्रंप ने दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात की है। ट्रंप ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री और थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की। उन्होंने दोनों से जोर देकर युद्ध बंद करने को कहा है। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में ये भी कहा कि अगर दोनों देश इस पर सहमत नहीं होते तो उनके साथ आगे किसी भी तरह की व्यापारिक वार्ता संभव नहीं होगी। ऐसे में सवाल ये कि हर जंग में एंट्री मारने वाले ट्रंप की बात को कितना सुनेंगे ये देश? क्या ट्रंप की चेतावनी से रुक जाएगी ये जंग? ये रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थाईलैंड के पीएम की खरी खरी कंबोडिया से युद्ध विराम को लेकर सीधी बात की। सीज फायर के कदम तोड़ मरोड़ कर ना हो पेश, ये कहा गया है। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने एक खरी खरी सुनाई है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जो सीधा क्रेडिट लेना चाहते हैं कि एक बार फिर से वो युद्ध विराम करवा रहे हैं। दोनों देशों को समझा रहे हैं कि आप देखिए, आप मान जाइए, नहीं तो अमेरिका दोनों ही देशों के साथ किसी भी तरीके का कोई व्यापारिक समझौता नहीं करेगा और एंड में क्रेडिट लेंगे ताकि उन्हें फिर वो अवार्ड मिले, पीस अवार्ड से नवाजा जाए। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने खरी खरी सुना दी है। और अब बिजली पर संग्राम कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। बिजली का झटका आम आदमी को रोज लगता है, लेकिन जब खुद ऊर्जा मंत्री को लग जाए तो समझिए कुछ बड़ा होने वाला है। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने अपने ही विभाग के अधिकारियों की पोल खोलते हुए एक वायरल ऑडियो के जरिए उनकी असंवेदनशीलता को उजागर कर दिया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट और ऊर्जा मंत्री की सख्ती। बिजली की समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार
मामला तब गरमाया जब ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने ही विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को सबके सामने ला दिया। एक ऑडियो ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑडियो में बस्ती जिले के एक रिटायर्ड अधिकारी और अधीक्षण अभियंता के बीच बातचीत सामने आई। आप भी सुनिए। यहाँ बिजली नहीं 10 बजे से दिन से। कोई बात नहीं, 19/12 पे कंप्लेन कर दीजिए, आप आ जाएगी। हैं? 19/12 पे कंप्लेन कर दीजिए, आ जाएगी। 1912 पे? हाँ, 1912। अच्छा, इस पे करने से हो जाएगा तुरंत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सरकार ने दिया है टोल फ्री नंबर आपको। अच्छा, मेरे यहाँ तो फालतू में मिला रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कोई कंप्लेन नंबर नहीं है ना, कोई ये कोई बिजली मिलने का नंबर है ये। अच्छा, ठीक है ना, जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1912 है। आ जाइए। पूरे बिजली पूरे मोहल्ले में पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बिजली नहीं आ रही तो 19/12 चलेगा। अच्छा, आप ऐसे ही बैठे हैं यहाँ? कौन? कैसे मतलब? अरे आप सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं। हाँ, तो आप पब्लिक ग्रीवांस नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, जब हमारा नंबर दिया हुआ है टोल फ्री नंबर। आप क्या काम करते हो आप? मैं तो एक अधिकारी था, रिटायर हो गया। हाँ, तो हमारे बहनोई सांसद थे उस समय वहाँ पे। हमारे बहनोई सांसद थे। क्या नाम था उनका? रामजी लाल सुमन। हाँ, रामजी लाल सुमन आपके बहनोई है ना? हाँ, बहनोई है हमारे, और राजबब्बर हमारे समधी हैं, वो भी सांसद थे। राज बब्बर? हाँ, राजबब्बर जो है ना। अच्छा, ये समधी है हमारे। अच्छा, मैं पॉलिटिकली आप बड़े स्ट्रांग हैं। और तीसरे सांसद थे एसपी सिंह बघेल। ओके, वो हमारे दोस्त हैं, बड़े मित्र हैं हमारे, पक्के वाले। हाँ, तो बताओ। हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं, हम तो इतना मतलब है कि नहीं मतलब नहीं है। मैं बताऊं आपको, कंप्लेन के लिए नंबर है, टोल फ्री नंबर है। अच्छा, इसीलिए आप भाजपा गवर्नमेंट की भट्ठा बैठाने में जुटे हैं, मैं समझ गया। कौन? आप? नहीं, बेबी रानी और मेरी भाभी हैं जो अरे वो कुछ भी हो, लेकिन आप तो अरे ऐसा है ना, देखिए सुनिए, भट्टा जो है ना, ये आप लोग इस तरह से बिजली बनवाओगे और नहीं बनवाओगे नहीं, पहले बताओ ना। 12 घंटे बिजली आएगी। सुनो, तो आप भट्टा तो बैठा रहे हो ना? भट्टा नहीं, पहले आप जहाँ कंप्लेन चाहिए वही करोगे ना, तभी तो बात बनेगी। 19/12 पे कंप्लेन कर नहीं रहे हो आप खुद बैठा रहे हो भट्टा। जब अधीक्षण अभियंता से बात हुई तो उनका जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इस ऑडियो ने न केवल अधिकारियों की लापरवाही को उजागर किया, बल्कि जनता की शिकायतों के प्रति उनकी उदासीनता को भी सामने ला दिया। नतीजा, ऊर्जा मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह को सस्पेंड कर दिया। ऊर्जा मंत्री ने इस घटना से बिजली विभाग में हड़कंप मचा दिया और एक बार फिर सवाल उठा कि जब मंत्री के सामने ही बिजली गुल हो सकती है तो आम जनता का क्या हाल होगा। हालांकि ए.के. शर्मा का एक और वाक्य सामने आया था जब वो सुल्तानपुर दौरे पर थे। सुल्तानपुर में जब व्यापारियों ने उनसे बिजली कटौती की शिकायत की और बताया कि उनके इलाके में सिर्फ 3 घंटे बिजली मिल रही है, तो मंत्री ने जवाब देने के बजाय दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम, जय हनुमान का जयकारा लगाया और गाड़ी में बैठकर निकल गए। उनके साथ मौजूद लोग भी जयकारे लगाते दिखे। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर चल रही चर्चा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा था कि यूपी में ना पैसों की कमी है, ना बिजली की। आम जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति में अगर लापरवाही हुई तो अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यूपीपीसीएल के अधिकारियों के कान पर जूं रेंगती नजर नहीं आ रही है। राज्य के कई जिले और गांव अंधेरे की चपेट में रहते ही हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी खस्ताहाल बिजली व्यवस्था पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि यूपी में बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर उड़ गया है, मंत्री अधिकारी के बीच के तार टूट गए हैं और त्रस्त जनता के बीच सरकार पर भरोसे के खंभे उखड़ गए हैं। बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है और बिजली सप्लाई के नाम पर भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है।
तो यूपी में बिजली कितनी देर रहेगी तय नहीं, लेकिन विभाग के मंत्री जी कितनी देर भड़केंगे ये अब हर अफसर जान गया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का संदेश साफ है, सिर्फ मीटर नहीं अफसर भी चेक होंगे और गलती पर सीधा सस्पेंशन मिलेगा। अब देखना ये है क्या इस हाई वोल्टेज एक्शन से बिजली व्यवस्था सुधरेगी या फिर अफसर अगले ट्रांसफर या निलंबन का इंतजार करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नहीं रुकेगा धर्मांतरण, ऐसा क्यों और किसने कहा मैं आपको बताती हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। हिंदू समाज को ही धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार ठहराकर उन्होंने न सिर्फ विवाद को जन्म दिया बल्कि विपक्ष को हमले का मौका भी दे दिया। बीजेपी ने भी अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। देश के अंदर जिहादियों की फौज बेनकाब हो रही है। दिल्ली, इंदौर, बरेली, शाहजहांपुर, बलरामपुर, आगरा से धर्मांतरण गैंग की आतंकी टोलियों का राज फाश हो रहा है। उत्तर प्रदेश तो धर्मांतरण गिरोह के पंजे में बुरी तरह से फंसा हुआ दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करने के बजाय धर्मांतरण पर सियासत की चाशनी लगाने में जुटी है और वो अपने विवादित बयान देने में माहिर रामजीलाल सुमन के मुंह के ताले खोल दिए हैं। ये वही रामजीलाल सुमन है जो राणा सांगा पर विवादित बयान दे चुके हैं और रामजीलाल सुमन धर्मांतरण के लिए हिंदू समाज को जिम्मेदार बताकर एक बार फिर से मुश्किलों में फंस गए हैं। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश यादव के चहेते रामजीलाल सुमन के मुंह से निकले बयान ने सियासी गलियारों में तपिश बढ़ा दी है। धर्मांतरण पर अब तक बीजेपी मौन रहती थी, लेकिन वो भी अब रामजीलाल सुमन के बयान पर तीखे तीर चला रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रही है। हिम्मत नहीं होती है कभी इस्लाम के भीतर वो जातियों की चर्चा कर सके, क्योंकि इस्लाम में भी 2 जातियां हैं और वहां भी जाति के आधार पर भेदभाव है और वो धर्मांतरण को वाजिब करने की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है और ये केवल समाज विरुद्ध नहीं है बल्कि देश विरुद्ध है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और रामजीलाल सुमन इसको जस्टिफाई करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और ये षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ेगा। धर्मांतरण समाज विरोधी है, देश विरोधी है, ये बात अखिलेश यादव को पता है, रामजीलाल सुमन को भी पता है। इतना ही नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों को भी मालूम है कि जबरन ये लालच देकर धर्मांतरण लगातार देश को खोखला कर रहा है, लेकिन सियासत जो ना करवाए। वोट बैंक की खातिर सियासतदान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बदल दी हरी टोपी। अब चलिए बिहार ले चलते हैं। आपको और बता दूं, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजू भैया ने तो सदियों से चली आ रही आरजेडी की हरी टोपी को उतारकर साइड कर दिया। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय तेजप्रताप की टीम तेजप्रताप यादव इस बार बिहार में क्या खुद के ही परिवार से बगावत कर रहे हैं या एनडीए सरकार को कुछ चुनौती दे पाएंगे? एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। पीला कलर हमारा धर्म का कलर है, कृष्ण भगवान का कलर है पीला कलर, सब लोग जानते हैं। तो हरा और पीला इसमें कोई फर्क नहीं है। तेज प्रताप का बड़ा ऐलान, सब हैरान। सियासत के यूं तो कई रंग होते हैं, लेकिन बिहार की सियासत का ये नया रंग है। लेकिन तेज प्रताप की टोपी का ये नया रंग ये सिर्फ हरे रंग से पीले रंग में बदलना भर नहीं है, बल्कि ये आरजेडी और तेजस्वी यादव के उस रंग में भंग डालने की हुंकार है जिस रंग के जरिए तेजस्वी बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। ये बदलाव केवल रंग का नहीं, बल्कि ये बगावत और बदले का खुला ऐलान है। बगावत परिवार और पार्टी से, जहां से तेज प्रताप बाहर किए जा चुके हैं, और बदला उनसे जिसने उन्हें पार्टी और परिवार से निकालने को मजबूर किया। पीला कलर हमारा धर्म का कलर है,
कृष्ण भगवान का कलर है पीला कलर, सब लोग जानते हैं। तो हरा और पीला इसमें कोई फर्क नहीं है, हरा पीला सबको लेकर के चलना है। दरअसल लालू के बड़े लाल को पार्टी से पहले ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी तेज प्रताप के बगावती तेवर सामने नहीं आए थे। लेकिन अब महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से दूरी और अपनी नई पहचान की ओर कदम बढ़ा दिया है। टीम तेज प्रताप यादव के बैनर तले उनकी यह रणनीति बिहार की राजनीति में हलचल मचा रही है। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहां से लड़ रहे हैं? हम जो चुनाव लड़ रहे हैं तो महुआ से लड़ेंगे। हालांकि रिपब्लिक भारत से बातचीत में कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप ने संकेत दे दिया था कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। हालांकि तब उन्होंने हरी टोपी पहनी थी, लेकिन तब भी टोपी के हरे रंग को आरजेडी से नहीं बल्कि पर्यावरण से जोड़कर बता दिया था कि वो आरजेडी का चोला उतार चुके हैं। सनपुर की जनता या महुआ की जनता चाहेगी तो वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, दोनों जगह से लड़ लूंगा चुनाव। दोनों जगह से लड़ सकते हैं चुनाव, दोनों जगह से, फिर बाद में कोई एक सीट छोड़ना पड़ता है। तब महुआ है, सिंबल क्या होगा, निर्दलीय या फिर सिंबल क्या होगा? अब जो भी दल हो, कोई दूसरी पार्टी हो सकती है, कोई दूसरा पार्टी नहीं हो सकता है। आपने अभी भी हरे रंग की टोपी पहनी हुई आरजेडी की जो पहचान है, तो ये तो हरा रंग का टोपी पर्यावरण का पहचान है। हमारे पृथ्वी की जो कलर है वो हरा भरा है, तो ये पर्यावरण का पहचान है। पर्यावरण, जब हम पर्यावरण मंत्री थे तो आपने देखा होगा कि मैं खुद टोपी लगाया था हरा, और सब जगह प्लांटेशन। तो ये हरा भरा हमारे पृथ्वी का कलर है, तो इसको मैंने पृथ्वी को धारण किया। यहाँ पृथ्वी हमारी माँ है, ये इसको माँ को हमने धारण किया। तेज प्रताप यादव की पीली टोपी और टीम तेज प्रताप यादव का झंडा अपना इस बात का प्रतीक है कि वो आरजेडी में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की छत्र छाया से बाहर निकलकर अपने समर्थकों के साथ एक नया मंच स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इसका नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में भी तेज प्रताप की बगावत ने आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था। जहानाबाद सीट से अपने समर्थक को उतारकर तेज प्रताप आरजेडी उम्मीदवार की हार का कारण बन चुके हैं। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप की ये बगावती तेवर तेजस्वी के सीएम बनने के सपने की राह में रोड़ा भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको मोदी के साउथ मिशन के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में हैं। हाथ में काशी का गंगा जल, माथे पर त्रिपुंड, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा और फिर रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। 4800 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाएं, हजारों लोगों की भीड़, फूलों की बारिश और एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदेश। ये सिर्फ एक दौरा नहीं, ये है मिशन साउथ का अगला चरण। देखिए इस रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर है। ब्रिटेन और मालदीव की सफल विदेश यात्राओं के बाद 4800 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात लेकर पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचे हैं। आगे इस रिपोर्ट में पीएम मोदी की मिशन साउथ पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बताते हैं। पीएम ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य तमिलनाडु में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना भी है। मुख्य उद्देश्य इसका यही है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक रोड शो भी किया। वहाँ पीएम के प्रशंसकों और चाहने वालों की भीड़ सड़क किनारे थी और पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा कर रही थी। इसके साथ ही एक झलक पाने की बेताब भी थी। ये पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें हैं, जो पीएम मोदी के इलेक्शन में बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। इसके बाद पीएम मोदी पहुंचे तिरुचिरापल्ली जिले के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, जहां पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। माथे पर त्रिपुंड और गले में माला, हाथ में काशी से गंगाजल। इस गंगाजल का भी बड़ा महत्व है। पीएम मोदी वो गंगाजल लेकर पहुंचे हैं जो कभी चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल ने गंगा से मंगवाया था। दरअसल राजेंद्र चोल के नेतृत्व में चोल सेना ने गंगा के पार कलिंग और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। इसी विजय के प्रतीक के रूप में उन्होंने गंगाजल से जल मंगवाकर अपनी राजधानी का नाम रखा था, जो इस जल को लाने से राजेंद्र चोल की राजधानी का नामकरण हुआ। पीएम मोदी फिर से वही जल लेकर पहुंचे हैं।
इसके बाद पीएम मोदी आदि तिरुवथिरई महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे। ये महोत्सव महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती और उनकी दक्षिण पूर्व एशिया के ऐतिहासिक समुद्र विजय की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने उनके सम्मान में स्मारक सिक्का भी जारी किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यहाँ की सभा को संबोधित भी किया। मुझे यहाँ आने में विलंब हुआ, मैं यहाँ तो जल्दी पहुंच गया था, लेकिन भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने जो अद्भुत प्रदर्शनी लगाई है, ज्ञानवर्धक है, प्रेरक है और हम सब गर्व से भर जाते हैं कि 1000 साल हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से मानव कल्याण को लेकर के दिशा दी। पीएम मोदी का ये दौरा तमिलनाडु के बुनियादी ढांचे को नया आयाम देने के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक विरासत को भी राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा और ये साफ दिखाता है कि पीएम मोदी मिशन साउथ को लेकर काफी एक्टिव है। पीएम मोदी इसलिए भी इस कार्यक्रमों में शामिल होते हैं जहां से वो सीधा जनता से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम और स्मारक लोगों की भावनात्मक जुड़ाव के प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर की वारदात। शख्स ने मां बाप और बहन की हत्या की, कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। पिता ने बेटी के नाम कर दी थी कुछ जमीन। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का ये मामला है जहां पर ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक शख्स ने अपने ही मां बाप और बहन की हत्या कर दी। आप सोचिए, माता पिता और बहन की जिंदगी को खत्म कर दिया एक जमीन के टुकड़े के चलते। नशे का जाल कहां तक तार, ये बड़ा सवाल है। अब मैं आपको खबर बता रही हूं पुणे से, जहां पर पुणे का पौष इलाका खराड़ी, लेकिन आलीशान फ्लैट की दीवारों के पीछे रात के अंधेरे में सजी थी नशे की महफिल और चल रही थी रेव पार्टी। पुलिस ने छापा मारा और हुक्के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुआ एक ऐसा नाम जिसने सियासत में हलचल मचा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी कौन चला रहा था, ये ड्रग्स कहां से आए और इसमें कौन कौन शामिल है। देखिए ये चौंकाने वाली रिपोर्ट। पुणे का खराड़ी शहर का वो पौष इलाका जहां हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के एक फ्लैट में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने सबको चौंका दिया। एक हाउस पार्टी के नाम पर फ्लैट में रेव पार्टी चल रही थी। नशीले पदार्थ, शराब की बोतलें और हुक्के का धुआं, ये सब इस पार्टी का हिस्सा था। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि खराड़ी के एक फ्लैट में गैर कानूनी पार्टी चल रही है। बस फिर क्या, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और छापेमारी कर दी। मौके से पुलिस ने 2 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात ये कि इनमें से एक शख्स एनसीपी शरद पवार गुट की महिला प्रदेश अध्यक्ष रोहिणी खड़से का पति प्रांजल केवलकर भी थे। रोहिणी खड़से जो एनसीपी शरद पवार गुट की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं और एकनाथ खड़से की बेटी हैं, उनके पति प्रांजल केवलकर इस रेव पार्टी में पकड़े गए और उनकी गिरफ्तारी ने इस मामले को और सनसनीखेज बना दिया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस पार्टी को किसने ऑर्गेनाइज किया और ड्रग्स कहां से आए। प्रांजल केवलकर और बाकी आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुणे के खराड़ी में हुई इस रेव पार्टी ने एक बार फिर शहर में ड्रग्स और गैर कानूनी गतिविधियों पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस की कार्रवाई ने भले ही इस पार्टी का भंडाफोड़ कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुणे में ऐसी गतिविधियां और भी चल रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। एक बार फिर नशा और सत्ता का कॉकटेल सामने आया है। एक तरफ राजनीतिक रसूख, दूसरी तरफ गैर कानूनी रेव पार्टी और सब कुछ पुलिस की गिरफ्त में है। देखना ये होगा कि इस मामले में और कौन कौन बेनकाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दूं, पुणे में रेव पार्टी का मामला 29 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए आरोपी। कोर्ट से सभी 7 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं। पुणे में जो रेव पार्टी चल रही थी 29 जुलाई तक अब पुलिस की कस्टडी में आरोपी भेजे गए हैं।
7 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा है कोर्ट ने 29 जुलाई तक। अब वो सभी ये 7 आरोपी पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। और चलिए अब अगली खबर में आपको बताती हूँ। जर्जर स्कूल की तस्वीर तो आपने देख ली, हादसा हो गया, बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन सवाल बड़ा है कि किसकी भूल। राजस्थान के धौलपुर में स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे ने सरकारी तंत्र की सच्चाई को उजागर कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिस्टम बदलेगा? क्या सरकारी बाबू कभी सुधरेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिन स्कूलों की सूरत बदलने की मियाद पर बहस हो रही है, उसी तंत्र ने एक माननीय के लिए झालावाड़ में रातों रात सड़क की सूरत ही बदल दी। कैसे, ये देखिए। नाम था उसका। राजस्थान के झालावाड़ में सिर्फ सरकारी स्कूल की छत नहीं ढही, पूरे प्रदेश का सरकारी तंत्र ढह गया। इस मलबे में दबकर सिर्फ 7 मासूम बच्चों की मौत नहीं हुई, इस मलबे के नीचे राजस्थान का पूरा सरकारी तंत्र दब गया। क्योंकि झालावाड़ की जिस घटना के बाद पूरे प्रदेश में चित्कार मचा है, कमोबेश वैसे ही हालात प्रदेश के सैकड़ों सरकारी स्कूलों के हैं, जो कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। धौलपुर, गुना, कोटा, नागौर, हर जगह सरकारी स्कूलों की हालात एक जैसे हैं। कई जिलों में सरकारी स्कूलों के हालात तो इतने खराब हो चुके हैं कि कब ये इमारत ढह जाए, अनुमान लगाना मुश्किल है। घटना की जो आरंभिक जांच शुरू हो गई है और इस बीच जो 5 संबंधित जो लोग हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है, और आगे जो जिला परिषद सीईओ और जो SCPWD की जो कमेटी बनाई है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटा के जिला कलेक्टर बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन नागौर जिले के डेगाना खारियावास गांव में तो सरकारी स्कूल की छत ढह भी गई। वो तो गनीमत थी कि जिस वक्त स्कूल की छत गिरी, उस वक्त मासूम बच्चे प्रार्थना के लिए मैदान में खड़े थे, वरना क्या होता अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन प्रदेश में बाकी जिलों के सरकारी स्कूलों की हालत भी इससे बेहतर नहीं है। कुछ जिलों के सरकारी स्कूलों की दीवारों और छतों में इतनी गहरी दरारें हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी इनके निर्माण का इतिहास पता करने में पसीने छूट जाए। बावजूद इसके इन जर्जर स्कूलों में कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं, वो भी तब जब झालावाड़ में सरकारी सिस्टम की भेंट चढ़े मासूमों के परिवार के आंसू भी नहीं सूखे हैं। शायद सिस्टम की तरह सरकारी स्कूल के टीचर भी ये मान चुके हैं कि आम लोगों के बच्चों की नियति यही है। यह अंदेशा इसलिए भी क्योंकि जिस सिस्टम को प्रदेश के जर्जर सरकारी स्कूलों की हालत नहीं दिख रही, जिस सिस्टम को झालावाड़ के सरकारी स्कूल में जान गंवाने वाले बच्चों की गुहार नहीं सुनाई दे रही, उन सरकारी बाबुओं ने झालावाड़ में ही रातों रात चमत्कार करके दिखा दिया। उन्हें जैसे ही झालावाड़ के सरकारी अस्पताल में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के आने की खबर मिली, प्रशासन ने रातों रात झालावाड़ हॉस्पिटल तक जाने वाली सड़क बनाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया का काफिला वहां से आना था और पीछे दूसरी तरफ जहां आप देखेंगे वहां पर बच्चे एडमिट थे, तो वसुंधरा राजे सिंधिया को और उनके कारकेड को किसी तरह से दिक्कत ना हो, इसलिए प्रशासन ने आनन फानन में यहां पर रोड बना दी, एक टेम्परेरी रोड। अब तस्वीर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, ये वो मुरम वाला आप जो पोर्शन देख रहे हैं, दोनों तरफ जो सीमेंटेड है बीच में कटा हुआ था, यहाँ पर मुरम डालकर टेम्परेरी रोड बना दी। क्यों बना दी? कि वसुंधरा राजे सिंधिया के कारकेड को और उन्हें आने में किसी तरह से दिक्कत ना हो। और ये रोड जब वो यहाँ से चली गई तो ये जो मुरम है एज इट इज यहाँ पर छोड़ दी। टेम्परेरी जो गड्ढा भरना था, रोड बनानी थी, उसका काम जैसा का तैसा छोड़ दिया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन का और सरकार का दोहरा रवैया क्या है। हालांकि वीआईपी इंतजाम के नाम पर रातों रात हुए एक जर्जर सड़क के कायाकल्प पर प्रशासन चुप है,
लेकिन झालावाड़ की घटना पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया है कि बहुत जल्द प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों के ऑडिट का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन तस्वीर बदलेगी इसे लेकर संदेह है। ये विषय है कि हम ऐसे सारे विद्यालयों का, ऐसे सारे सार्वजनिक भवनों का एक बार आकलन करें, उन पर विचार करें, उनका ऑडिट करें, ताकि भविष्य में ऐसा कोई हादसा न हो पाए। और राजस्थान सरकार ने माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के सारे सरकारी विद्यालयों का इस तरह का ऑडिट करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। पुरानी कहावत है, न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। राजस्थान में ये कहावत सच होती दिख रही है, और ये दावा इसलिए क्योंकि जर्जर स्कूलों की मरम्मत में सरकारी नियमों का हिल हवाला और वीआईपी इंतजाम में रातों रात चमत्कार का गड़बड़ झाला सरेआम दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, वैसे क्रिकेट जो है ना वो भारत की रगों में दौड़ता है, लेकिन इसी क्रिकेट पर देश में संग्राम शुरू हो गया है, क्योंकि एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच शेड्यूल किया गया है, जारी हुआ है, अब देश में हंगामा शुरू हो गया है। भारतीय क्रिकेट फैंस बीसीसीआई से सवाल पूछना चाह रहे हैं कि बताइए, देश बड़ा है या क्रिकेट बड़ा है? आखिर ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम आतंकी घटना देश के सीने पर मौजूद वो जख्म है जिसकी टीस आज भी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को सोने नहीं देती। पहलगाम आतंकी घटना आतंकिस्तान की वो करतूत है जिसके लिए पाकिस्तान को कभी माफ नहीं किया जा सकता। पहलगाम आतंकी घटना पाकिस्तान की वो भूल है जिसने भारत को ऑपरेशन सिंदूर चलाने पर मजबूर किया। लेकिन अफसोस, पहलगाम में जिन 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या के बाद पूरा देश गुस्से से उबल गया। भारतीय सेना आतंकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए मजबूर हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उस आतंकी घटना को भुला दिया और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर राजी हो गया। एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी। यूएई में खेला जाएगा क्रिकेट टूर्नामेंट। भारत पाकिस्तान के बीच मैच की तारीख तय। दुश्मन के साथ क्रिकेट पर बवाल शुरू। हैरानी ये है कि एशिया कप का ये शेड्यूल उस दिन जारी हुआ है जिस दिन पूरा देश पाकिस्तान को लानत दे रहा है और कारगिल में शहीद हुए देश के जाबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि भी। परिस्थितियां सामान्य हो या सामान्य की ओर अग्रसर हो तो आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन भावनाएं माने के खेल भावनाएं के साथ हम जरूर जाते हैं, लेकिन अन्य भावनाएं जो देश से जुड़े हुए भावनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। सरकार ये क्या साबित करना चाहती है इससे, और बहुत लोग कहते हैं कि खेल को राजनीति से अलग रहना चाहिए या और सब चीज़ों का अलग चाहिए, लेकिन राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावनाएं जो हैं जिससे पूरे देश हमारा आहत है, और पाकिस्तान के जो कृत्य हैं, पहले मैं समझता हूँ कि उसको एक दो टूक कार्रवाई के बाद ही आगे कदम हमें उठाना चाहिए। कैन बी नो टॉक विद टेरर। अभी तक वो पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं अभी तक फरार हैं, उनको ढूंढना हमारी प्राथमिकता होनी है। जब केंद्र सरकार ने बकायदा ये कहा देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। तो भारत पाकिस्तान मैच पर बवाल हो रहा है, बीसीसीआई से सवाल हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, दुश्मन देश के खिलाफ एकजुट है, तो फिर उस दुश्मन देश के साथ मैच जैसी बात कैसे हो सकती है? भारत के लिए भारत सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, खेल उसके बाद आता है। इन्हीं खबरों के साथ महाभारत में इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH